नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया। और ये आपको भी इधर 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 ये हैं हम छोटे दुबे जी, यानी कि रामांश दुबे जी। चलिए, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज के विषय पर, और वो विषय ये है, और ख़ास तौर से होली की शुभकामनाओं के साथ होली पर ये विषय देना बहुत अनिवार्य है। और मुझे लगता है इस विषय पर अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये देश की समस्या है, इस समस्या का निराकरण होना ही चाहिए, तभी हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा होगा। चाहते हुए भी इकट्ठा नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को मैं आज, जो होली का पर्पस है, उस पर्पस को कैसे सॉल्व किया जाए, वो पर्पस कैसे सही हो, वो पर्पस कैसे उसका निराकरण हो, वो मुझे लगता है कि आज कहीं मिसिंग है। और यही कारण है कि हिंदू समाज आपस में एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। तो होली का जो पर्पस था, वो हम ये कहते हैं भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे के साथ मिलन का त्यौहार है। और पिछली जो हमारी कभी न कभी अगर वैमनस्यता हो गई है या मन में कोई मुटाव हो गया, उसको सॉल्व करने का ये दिन है। इसलिए गले मिलिए और ऐसा कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू समाज के एकत्रित होने में कुछ 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं। वो मूलभूत समस्याओं पर अगर हम ध्यान डालेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इसका सलूशन निकलेगा। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि इस लेक्चर को अगर आप बड़े पॉलिटिशियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, जो इस पर लेजिस्लेशन बना सकें, जो हिंदू समाज के लिए कानून बना सकें, या उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, तो इसको टैग करके उनके पास ज़रूर भेजिएगा। ये मेरा आग्रह है। मैं अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करता ही रहता हूं, लेकिन आपका भी इसमें रोल है। शेयर भी करिएगा और इसको जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड करिएगा। 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि हम ये चाहते हैं कि हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा खड़ा दिखाई दे और देश की सुरक्षा, देश को बचा सके। क्योंकि कौन इस देश को अपना देश मानता है? हमारे देश को अपना देश मानने वाला सिर्फ एक समाज है, और वो है हिंदू समाज। क्यों? क्योंकि वो मानकर चलता है ये भूमि मेरी है, इस भूमि में पैदा हुए देवी देवता मेरे पूर्वज हैं, और उन पूर्वजों की विरासत लेकर हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे। लेकिन जो अपने पूर्वजों को कहीं खाड़ी में मानते हों, जो अपने पूर्वजों को बेतलहम में मानते हों, जो अपने पूर्वजों को कहीं लेनिन या मार्क्स में देखते हों, कार्ल मार्क्स में या माओ में देखते हों, वो भारत भूमि को कैसे अपनी भूमि मान सकते हैं? कहने को तो कहेंगे, लेकिन अंतरात्मा उनकी गवाही बिल्कुल नहीं देती। इसलिए वो नहीं करते भारत को तोड़ने का पूरा प्रयास जो वो कर सकते हैं, क्योंकि भारत को वो एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं। हम भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, हम भारत को साक्षात माँ मानते हैं, भारत माता मानते हैं। इसलिए जो मूल समस्याएं हैं वो ये है। अब देखिए, हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो है वो है परिवार। परिवार में विभेद हैं, 2 भाई एक साथ होली मनाने को तैयार नहीं है। इतनी वैमनस्यता है, इतनी कटुता है। और अगर कुछ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी दिल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की समस्याएं हैं वो अगर सॉल्व हो जाएं लेजिस्लेशन से, कानून को मैं आपको बताता हूं, 2 तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टियां तय करती हैं कि हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, जिसको आप सेल कहते हैं। दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ उसको कहते हैं जिसमें कानूनन अपने आप संपत्तियों का अंतरण हो जाता है। यानी कि मेरे पिता के बाद मेरे भाइयों में, बहनों में जो भी कानून कहता है उसके अनुसार उसका अंतरण स्वतः हो जाएगा। उसमें किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मानकर चलिए, एक पिता के 5, 6, 3, 2 बच्चे हैं,
वो 2 बच्चों में एक मकान अपने लिए बनाता है, अपने बच्चों के लिए बनाता है। लेकिन ये तो सार्वजनिक सत्य है कि परिवार बढ़ेगा तो विभाजन भी होगा। मेरे पिता 2 भाई थे, वो भी अलग अलग हुए होंगे, मेरे बाबा भी थे, उन्होंने भी परिवार बढ़ा होगा तो उनकी सब यूनिट्स बनाई होंगी। देश बड़ा है तो फिर हम उनके राज्य बनाते हैं, राज्य बड़ा है तो हम उसके डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर बाउंड्रियां निर्धारित ना हो, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले ही मेघालय वाला प्रकरण देखा था, तो अगर बाउंड्रियां पक्की ना हो, बाउंड्री तय ना हो, तो ये स्वाभाविक है कि शासन करने वाले 2 राज्य भी, असम और बगल का राज्य भी आपस में डिस्प्यूट पैदा करते हैं, यहां तक कि गोलियां तक चल गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी बाउंड्रियों का निर्धारण होना अति आवश्यक है। वो ये नहीं है कि परिवार प्रबोधन है तो कुटुंब है और कुटुंब परिवार एक साथ रहना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता जा रहा है। परिवार बड़ा होगा, एक गांव के 2 गांव बसते हैं, एक ही गांव में 10 घर बसते हैं, कभी एक ही पूर्वज हुआ करते थे, उनकी संतानें पैदा हुई। हम ये कहते हैं श्रद्धा मनु, वो एक पूर्वज थे, भगवान शिव, उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया, फिर भी हमारे इतने परिवार हैं ना, हम परिवारों में बटे हुए हैं ना, और एक ही हिंदू, एक सनातन की संतानें फिर भी जातियों में बट गए हैं, फिर भी जातियों की उपजातियों में बट गए हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए फसल बड़ी हुई है तो फसल बड़ी होने पर उसके फल टूटेंगे और टूटने के बाद उसका जो बीज होगा वो नए पेड़ों को उगाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। हाँ, ये जरूर है कि जितने समय तक हम एक साथ जुट रख सकते हैं उतने समय तक रखते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है कि पिता अपने जीवित रहते एक घर बनाता है, एक ज़मीन करता है, खेती की ज़मीनें होती हैं, बागान की ज़मीनें होती हैं, बगीचे की ज़मीनें, वो अपने जीवित रहते अपने 4-5 जो भी बच्चे हैं उनको वो ऐसा कानून, ऐसा वसीयत लिख जाए, या लेखपाल या जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी वो बाउंड हो कि व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के, यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ के 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर प्रॉपर्टी का जैसे भी हो वो निर्धारण हो जाना चाहिए। अगर एक मकान है तो 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे तय हो जाने चाहिए, रास्ते तय हो जाने चाहिए। और आप समझ के देखिए कि अगर सक्सेशन होता है तो जीवित रहता व्यक्ति अगर अपने सामने अपने बच्चों का निर्धारण कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे आपस में नहीं बैठेंगे, मिल बैठेंगे, या उसकी मृत्यु के तुरंत बाद वो सरकारी दबाव ये हो, सरकारी कानून ये हो कि नहीं, आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा, आप एक साथ रहिए लेकिन प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश्ड लिख दीजिए ऑन पेपर्स और उसको रजिस्टर कर लीजिए, ताकि भविष्य में अगर इनके बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो तो फिर रास्ते साफ हो सकें। ऐसी परिस्थिति में भाईचारे, ये देखा गया है कि जिन भाइयों के बीच में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, पिता निर्धारित कर गए हैं, उन भाइयों के बीच में विवाद नहीं होते। ये भी देखा गया है कि जिन परिवारों में अलग अलग घर बनवा दिए दो बेटों के, तो उनमें भी विवाद नहीं होता है। इसलिए इस तरह के विवादों को अगर सॉल्व हो जाएं, कानूनन सॉल्व हो जाएं, ऑपरेशन ऑफ लॉ जो ट्रांसफर हो उसमें ही एक क्लॉज हो। मैं आपको बताऊं कि एक इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया कल, मुझे क्यों ये दिमाग में आया, कल उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या होली मनाएं, क्या दिवाली मनाएं, हम तो अपने परिवार में ही दिवाली नहीं मनाते, होली नहीं मनाते। मैंने पूछा कारण क्या है, उन्होंने कहा साहब मैं एयरफोर्स में जॉब करता था और सेकंड जॉब के रूप में मैं महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर हूँ। मेरे परिवार वाले, मैं जब जो नौकरी पर गया था तो मेरे दूसरे भाई घर में रहते थे और उन भाइयों के पास जब मैं वापस गया तो वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा और हमारे परिवार के बीच में आपस में बोलचाल भी नहीं है। होता क्या है कि भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, बहनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन उनमें से जो कोई भी अपने बच्चों को समझाता है तो अपने आप को जस्टिफाई करता है और दूसरे को जस्टिफाई नहीं करता। अब चूंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, दूसरे को नहीं करता, तो बच्चे भी वही सीखते हैं और बच्चों को दूसरों में, दूसरे भाई बहनों में, परिवार के दूसरे लोगों में बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि हर बच्चे का सबसे आइडियल व्यक्ति उसका माँ और पिता होता है जब तक वो समाज को नहीं देखता।
इसलिए छोटे बच्चे जिनकी आयु 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल है, इन बच्चों को ये समझ नहीं आता कौन सही था कौन गलत था। उनके मस्तिष्क में जो बात बैठ जाती है वही बात उनको आगे ले जाती है और जीवन भर के लिए उनके मस्तिष्क में एक विकृत मानसिकता पैदा हो जाती है। परिणाम ये निकलेगा कि इन 3, 4, 5 भाइयों के जो बच्चे हैं वो आपस में कभी नहीं मिल पाते, और मिल भी पाते हैं तो फिर उनके बीच में एक टीस बनी रहती है। वो दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं लेकिन अपने परिवार में नहीं करते। इसलिए उनका कहना था, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप इस पर कोई अगर कोई ड्राफ्ट बना सकते हैं कि भाई कैसे होना चाहिए जो कि सोल्यूशन निकले, तो आप हमें भेजिए, हम उस पर फाइनल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को देने का प्रयास करेंगे। और सरकार आज की ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं। अगर आप लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, उनके पास भी इन विषयों को सॉल्व करने का कोई अगर साधन है तो जरूर दीजिए। दूसरी समस्या जो रहती है वो समस्या रहती है कि जातिवाद हिंदू समाज में घर कर चुका है। जातिवाद इतना घर कर चुका है कि अब हमारी जाति के लोग हैं, हम उनके पैर छूते हैं होली पर, लेकिन हमारी जाति से परे जो जिनको हमारे परिवार छोटी जाति मानता था, हम उनके पैर छूना तो दूर, उनके परिवार में भी मिलने नहीं जाते, उनसे नमस्ते भी नहीं करते। मिल गए रास्ते में तो भाई हाँ, और नहीं तो नमस्ते भी नहीं करते। तो क्या है, इन परिवारों के बीच में, इन जातियों के बीच में वैमनस्यता या इन जातियों के बीच में एक दूरी मेंटेन हो रही थी। पॉलिटिशियन तो अपना गेम खेल ही रहे हैं, कोई यादव के बेस पर लड़ रहा है, तो कोई मुस्लिम के बेस पर लड़ रहा है, तो कोई ओबीसी का लीडर है, तो कोई SC ST का लीडर है। ये सब लीडरशिप तो चल ही रही है, ये तो डिवाइड करने का काम कर ही रहे हैं। लेकिन समाज के अंदर ये डिवीज़न, वोट का डिवीज़न कभी बहुत खतरनाक डिवीज़न हो जाता है और इससे क्राइम पनपने लगता है। कभी ओनर किलिंग, ओनर के रूप में, कभी सम्मान के लिए मरना, कभी सम्मान के लिए लड़ना। ये सब चीज़ें आम स्वाभाविक हैं जो समाज में आ जाती हैं। मुझे लगता है इनका सलूशन निकालना ही होगा। और तीसरी, इनका सलूशन से क्या है कि कम से कम हम ये तय कर लें सब लोग कि हमारे जिनके साथ जो हमारे घर में मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जो लोग सर मुंडवाते हैं या जो लोग एक भोजन करते हैं, जो अपने यहाँ गमी मनाते हैं, जिनके यहाँ तला हुआ खाना बंद कर देते हैं, जिनके यहाँ जब तक 13वीं नहीं होती तब तक, या जो भी उनका 10वां नहीं होता तब तक एक परिवार जो है वो मिलकर रहता है, उतने लोगों के हम पैर छुएं और बाकी को हम नमस्ते करें, सबको नमस्ते करें। तो क्या है, समाज में खड़ा कोई किसी भी जाति का व्यक्ति वो हमारी नमस्ते लेगा, और किसी भी जाति का हो, बड़ी जाति, छोटी जाति, अच्छी जाति, खराब जाति, हम ये तय कर लें। और जो अपने आप को अगली जाति कहते हैं वो भी ये तय करेंगे हम पैर नहीं छुड़वाएंगे। और जो अपने आप को छोटी जाति मानते हैं, हालांकि कोई जाति छोटी नहीं होती, सब बराबर होते हैं। भगवान ने सबको जन्म दिया, और जब श्रद्धा मनु से ही सब पैदा हुए, जब भगवान शिव ने ही सृष्टि का निर्माण किया, तो हम में भेद कैसा है? तो फिर वो भी ये मानकर चले कि हम सबसे नमस्ते करेंगे। हमें आवश्यक नहीं है कि ये लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं तो इनके लपक के पैर छूने और बाकी को धता बताना। ये सब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी समस्या है समाज में, मैंने कहा पहले परिवार जोड़िए, फिर जातियां जोड़िए, और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है प्रशासन, सरकार और जनता के बीच की। मैं बहुत बार कह चुका हूं और प्रैक्टिकली मेरे सामने ये चीज़ें आती हैं। हालांकि मैं सरकार को मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सेटिस्फाई करने में सक्षम हूं क्योंकि मैं उस फील्ड का व्यक्ति हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फील्ड का व्यक्ति हूं, मैं क्रिमिनल फील्ड का व्यक्ति हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति हूं, या मैं कानून का जानकार हूं, समाजशास्त्र का जानकार हूं, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री, भारत के जो महापुरुष उनको जानकार हूं। तो मुझे समझ में आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पर क्या गड़बड़ है और एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करेगा। लेकिन आप समझते हैं जो सरकार बनती है, सरकार में आवश्यक है कि सारे लोग जो चुन कर गए, क्योंकि आपने चुना किस आधार पर था? आपने इस आधार पर चुना था कि हमारी जाति का व्यक्ति चुन जाए, आपने इस आधार पर चुना था कि हमारा मजबूत भाई चुन जाए, आपने इस आधार पर चुना था कि मेरा दोस्त चुन जाए, आपने इस आधार पर चुना था कि मेरे क्षेत्र का व्यक्ति हो। अब जब इन आधारों पर चुना गया, जाति व्यवस्था पर चुनाव लड़े गए, तो फिर आवश्यक नहीं है कि ये योग्य लोग हों, क्योंकि ऐसे जातियों से जकड़े हुए परिवार होंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां भी जातियों के आधार पर ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब
इसके आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फिर आवश्यक नहीं है कि काबिल व्यक्ति हमको मिले, और नतीजा निकलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने थोप दिया, मेरी आइडियोलॉजी जिस पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है, मैं उसको वोट देने के लिए अग्रसर होता हूं, लेकिन मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है या होशियार नहीं, करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। और ये लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार में 2 4 6 लोग तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को जानने वाले होते हैं, बाकी सरकार के 80 70 100 मंत्री, 50 मंत्री जितने भी रहते हैं, वो मंत्री केवल टाइम फिस, यानी कि वो लाभ लेने के लिए होते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में समाज का दायित्व तो बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बदला जा सकता है, तुरंत बदल दीजिए, लेकिन समाज का दायित्व तो ये बनता है कि हमारे यहाँ कुछ ज़मीनें ऐसी होंगी जिन पर मस्जिदों ने कब्जा करके रखा होगा, कुछ ज़मीनें ऐसी होंगी जो मज़ारें बनाकर रखी गई होंगी, कुछ ज़मीनें ऐसी होंगी जहाँ पर ज़बरदस्ती मदरसा बनाया गया होगा, कुछ ज़मीनें ऐसी होंगी जो सरकारी ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट किया गया होगा। आपको चाहिए कि आप उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स निकालें जड़ से उनका। मैं आपको बताऊं, मुसाफिर खाने में जाइए आप, मतलब रिकॉर्ड रूम में जाइए, रिकॉर्ड रूम में पुराने रिकॉर्ड, 100 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड, 50 साल का रिकॉर्ड, 120 साल का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड निकालिए उस ज़मीन के, और वो रिकॉर्ड लगाकर उसकी फाइल बनाइए। उसके कानून ढूंढ सकते हैं तो कानून ढूंढिए, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना लीजिए, कुछ वकील इकट्ठे कर लीजिए, और जो ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं तो उनकी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ साहूकार हैं तो उनकी समस्याएं होंगी। इनकी ग्रुप्स बने होते हैं, एसोसिएशंस बनी होती हैं तमाम तरह की, लेकिन वो फाइनली चुनाव लड़ने के काम आते हैं। इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसके लिए वो ये ना कहें ये नेताजी नहीं करते, नेताजी को वो पूरी फाइल बना कर दीजिए जो सोल्यूशन होना है। आपको लगता है कि ये ऑर्डर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसको डिनाई करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से बात करना और अपने नेताजी को ये कहना कि भाई ये जो है आप प्रशासन के पास रखिए, तो प्रशासन के पास अगर ये जो समाज में बहुत सारी ज़मीनों के मुद्दे हैं, बहुत सारे ये लाउड स्पीकर बज रहे हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप उसके सलूशन निकालना चाहते हैं, आपके पास सलूशन है, आप एक व्यक्ति बताता है लेकिन कंप्लीट सलूशन है, दूसरा बताता है, तीसरा, तो क्या आप ग्रुपिंग बनाकर उस पर कोई फाइनल ड्राफ्ट बना सकते हैं, उसकी कुछ पीछे की चीज़ें ला सकते हैं और वो चीज़ें ले जाकर सरकार को दीजिए। आज की जो बीजेपी शासित सरकारें हैं वो करना चाहती हैं, नो डाउट करना चाहती हैं। आपके पास कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो आपके मन के हों, कुछ पीसीएस ऑफिसर जो आपके मन के हों, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लोग जो रिटायर्ड हों, उनसे सलाह लीजिए और उनको अपने ग्रुप में शामिल करिए। और डॉक्यूमेंट तैयार करते समय वो डॉक्यूमेंट उनके माध्यम से तैयार करिए ताकि उनको मालूम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को प्रशासन कौन सी बात पर डिनाई करेगा और कौन सी फाइल अटका देगा। मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें अगर आप इस होली पर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी रूलिंग भी इस होली के दौरान दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग के में ये कहा कि भाई देखो, एक बड़ी समस्या है, वो ये है, उनका कहना कि एक लड़की जो अपनी माँ के साथ रहती थी, उसने पिता के साथ कभी संबंध नहीं रखा, पिता के पास कभी गई नहीं, माँ और पिता का कुछ टेंशन रहा होगा, माँ अलग रहने लगी तो बच्ची उनके साथ रहने लगी। बच्ची ने पिता से सदैव नफरत की, नफरत करते हुए वो बड़ी हुई। अब वो जब बड़ी हुई तो पिता से वो मांग रही है अपना हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में पिता ने हिस्सा नहीं दिया, उसने कहा मेरे साथ रहिए, हमारे साथ हम बच्चे हो तो बच्चे की तरह रहो हमारे साथ, लेकिन वो तैयार नहीं हुई, लेकिन वो कानून ने हिस्सा मांगना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रूलिंग दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माँ बाप से मतलब नहीं रखते उनको माँ बाप की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। जब आप अपना रास्ता चुन चुके हैं तो उसी रास्ते पर जाइए, आप कानूनन भी वो संपत्तियाँ नहीं ले सकते जो पिता ने अर्जित करके रखी हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस समय जो चल रहा है उस विषय पर मैंने जो 3-4 विषय उठाए हैं, इन विषयों पर मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इस भारत महान हो सकता है और भारत के लोग, हिंदू समाज इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, उनके जो भी थी 50 साल पहले प्रॉपर्टी चूक गई, अब तो एक कमरा है, उसमें भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं वो तो, और दुकानों तो उनके पास बची नहीं क्योंकि आबादी इतनी हो गई, तो कहीं वो तो सरकारी इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हैं, वो किनारे उन्होंने ठेला लगा रखा है, पंचर की दुकान लगा रखी है, कुछ और कर रखा है, कुछ और ऐसे करके उन्होंने ज़मीन पर किनारे दुकानें लगा ली हैं और शाम को पैक करते हैं और वहाँ कहीं रख लेते हैं और जाकर एक कमरे में सारे मिलकर सो जाते हैं। तो उनके सामने ये समस्याएं नहीं हैं, लेकिन हिंदू समाज के सामने ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का सलूशन अगर नहीं निकलता है, सरकार जैसे
जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी के मामले को नहीं सुलझाती है, नुज़ूल की प्रॉपर्टी, या जो मैंने कहा कि समाज इनिशिएट नहीं करता है ये जातियों को लेकर, तो फिर समाज को समस्या हो सकती है। और हिंदू समाज एक साथ कैसे आएगा, ये एक बाधा है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज एक साथ आ रहा है, तो इन बाधाओं को अगर दूर कर लिया जाए तो एक मुश्त हिंदू खड़ा होगा जो भारत को अपनी माता मानता है और आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनसे मिलकर लड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, होली की शुभकामनाएं।